नदी। अब नदी के संदर्भ में पहले जानेंगे कि इसमें उद्गम क्या होता है, उद्गम क्या होता है, उसके बाद संगम या मुहाना क्या होता है, ठीक है। इसके बाद अपवाह क्षेत्र या प्रवाह क्षेत्र क्या होता है, अपवाह क्षेत्र या प्रवाह क्षेत्र क्या होता है, ठीक है। तो देखिए उद्गम, नदी जहां से निकलती है उसको क्या कहते हैं, उद्गम। नदी जहां से निकलती है, नदी जहां से निकलती है उसको बोलते हैं उद्गम। नदी जहां से निकलती है उसको बोलते हैं उद्गम। और नदी जहां किसी सागर महासागर में या किसी समुद्र में जब जाके मिल जाती है तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है मुहाना। जब नदी किसी सागर महासागर या किसी नदी में जाके मिल जाएगी तो उसको कहा जाएगा मुहाना। अब देखिए नदी के उद्गम से लेकर के उसके मुहाना तक के बीच के क्षेत्र जो होता है उसको क्या कहा जाता है, अपवाह क्षेत्र या प्रवाह क्षेत्र। जैसे मान लीजिए ये कोई पर्वत है, ठीक है। अब पर्वत से कोई नदी निकल रही है, जाकर किसी नदी में गिर गई, किसी नदी या किसी खाड़ी में जाकर गिर गई, तो यहाँ से और यहाँ के बीच वाला जो क्षेत्र है इसी को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है अपवाह क्षेत्र या प्रवाह क्षेत्र। यदि नदी जहाँ से लेके जहाँ तक मिलती है इसका पूरा एरिया जो होता है वो क्या कहलाता है, अपवाह क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा उद्गम किसको कहेंगे, जहाँ से नदी निकलेगी। उसके बाद संगम या मुहाना किसे कहेंगे, जहां से नदी मतलब संगम या मुहाना उसको कहते हैं जहां पे नदी जाके गिर जाती है। संगम या मुहाना क्या कहेंगे, जहां नदी जाके गिर जाती है मुहाना बनाती है, गिर जाती है क्या बनाती है, मुहाना बनाती है। उसके बाद अपवाह या प्रवाह क्षेत्र क्या होता है, तो नदी जहां से निकलती है वहां से लेकर के और जहां गिरती है मुहाना तक के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है, अपवाह क्षेत्र। अब देखिए भारत की नदी के संदर्भ में देखेंगे तो भारत की अधिकांश जो नदियां है वो कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। भारत की अधिकांश नदियां गिरती है बंगाल की खाड़ी में, और भारत की कुछ नदियां गिरती है कहाँ, अरब सागर में। भारत की कुछ नदियां गिरती है अरब सागर में। देखिए अब भारत जो है इसके पूरब और दक्षिण में क्या है, पूरब दक्षिण में है बंगाल की खाड़ी और पश्चिम दक्षिण में क्या है, अरब सागर, ठीक है। अब इसके अलावा देखिए भारत में जितना नदी है, जितने नदी का जल का प्रवाह है उसका 77% जो पानी जल का प्रवाह का पानी कहाँ गिरता है, बंगाल की खाड़ी में। यही आपका 23% अगर पानी की ले तो 23% प्रवाह गिरता है कहाँ पे, अरब सागर में। तो इसमें याद रखिएगा भारत की नदी का आपका 77% प्रवाह नदी का पानी कहाँ गिरेगा, बंगाल की खाड़ी में, और 23% कहाँ गिरता है, अरब सागर में, ठीक है। अब चलिए इसके बाद हम भारत की नदियों को देखते हैं, ठीक है। देखिए भारत की नदी को पढ़ने के लिए इसको दो भाग में बांटते हैं भारत की नदी को, ठीक है। एक होता है हिमालयन नदी और एक होता है प्रायद्वीपीय नदी। एक होता है प्रायद्वीपीय भारत की नदियां और एक होती है हिमालयन नदियां, ठीक है। तो देखिए इसको देख लेते हैं, ऐसा समझने पहले देखते हैं हिमालयन नदी, हिमालयन नदी, हिमालयन नदी, और एक होता है प्रायद्वीपीय नदी, प्रायद्वीपीय नदी, ठीक है। तो देखिए हिमालयन नदी किसको आते हैं, देखिए ये भारत के जो उत्तर में यहाँ पे क्या है, हिमालय पर्वत है, तो इस वाले क्षेत्र में जो भी नदी पाई जाती है उसको कहा जाता है हिमालयन नदी। इसके अलावा इसके नीचे वाले क्षेत्र में जो भी नदी पाई जाती है उसको क्या कहा जाता है, प्रायद्वीपीय नदी। देखिए क्या ऐसा क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है कि कौन सा ऐसा पर्वत है जो हिमालयन नदी और प्रायद्वीपीय नदी के बीच की मतलब निर्धारण करता है कि इसके ऊपर जो नदी पाई जाएगी उसको हिमालयन नदी कहा जाएगा और इसके नीचे जो नदी पाई जाएगी उसको प्रायद्वीपीय नदी कहा जाएगा। देखिए तो यहाँ पे एक आपका विंध्याचल पर्वत, याद रखिएगा जो आपका विंध्याचल पर्वत है यही पर्वत निर्णय करता है कि इसकी जो ऊपर वाली नदी होगा उसको क्या कहा जाएगा, हिमालयन नदी, और इसके जो नीचे वाली नदी होगा उसको क्या कहा जाएगा, प्रायद्वीपीय नदी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा जो आपका विंध्याचल पर्वत है यही निर्णय करता है कि इसके ऊपर वाला जो नदी पाई जाएगी उसको हिमालय नदी कहा जाएगा और इसके नीचे वाले जो नदी पाई जाएगी उसको क्या कहा जाएगा, प्रायद्वीपीय भारत की नदी या प्रायद्वीपीय नदी कहा जाता है। अब देखिए जो हिमालयन नदी होती है इसमें जल जो होता है इसमें जल आता है हिम से। हिम मतलब क्या होता है, बर्फ। हिम मतलब बर्फ, हिम और वर्षा से इसका जल जो होता है इसमें जल कहां से आता है, इसमें जल का पूछेगा हिमालयन नदी के जल का मुख्य स्रोत क्या है, तो हिम और वर्षा, ठीक है। उसके बाद यह जो होती है 12मासी होती है, 12मासी, यह जो होती है 12मासी। 12मासी कहने का अर्थ है कि ये जो हिमालयन नदी होती है उसमें सालों भर पानी पाया है। जैसे गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी कम में बेसी पाया जाएगा लेकिन इसमें पानी सालों भर रहता है। तो जिस नदी में पूरे साल पानी रहता है या जिसको हिम या वर्षा से प्राप्त होता है वो हिमालयन नदी कहलाती है, जिसमें पानी का मेन स्रोत क्या होता है, हिम मतलब बर्फ, उसके बाद वर्षा, और इसमें 12 महीना पानी रहेगा तो क्या कहलाएगी, हिमालयन नदी। और जिस नदी का केवल उसमें पानी का स्रोत वर्षा होता है, इसमें हिम नहीं रहता है, तो उसको कहते हैं प्रायद्वीपीय नदी। और ये जो नदी होती है मौसमी नदी होती है, और ये जो नदी होती है क्या होती है, मौसमी नदी होती है। जैसे दक्षिण भारत की नदी है आपका गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, ये सब क्या है, दक्षिण भारत की नदी है। यही अगर बात करें हिमालय नदी, गंगा है, उसके बाद आपका ब्रह्मपुत्र है, उसके बाद यमुना है, ये सब हिमालयन नदी है। सतलज है, चिनाब है, रावी है, ये सब क्या है, हिमालयन नदी है। ताकि याद रखिए हिमालयन नदी के जल का स्रोत
अब दे देगा निम्नलिखित में से किस नदी के में हिम का जल का स्रोत हिम है, गंडक उंडक ऑप्शन में देगा। इधर ब्रह्मपुत्र देख लेंगे, जो हिमालय दक्षिण भारत की नदी होगी वो बर्फ उसको नहीं रहता, लेकिन जो हिमालय भारत उत्तर भारत की जो नदी है उसमें क्या पाया जाता है, हिम, बर्फ और पानी दोनों पाया जाता है। पानी वर्षा का भी पानी रहता है और हिम भी रहता है। इसके अलावा देखेंगे, देखिए हिमालयन जो नदियां है वो पूर्ववर्ती नदी मानी जाती है, पूर्ववर्ती। हिमालय नदियों में अधिकांश नदी जो है वो पूर्ववर्ती है, लेकिन इस नदी में अगर देखेंगे तो इसमें अधिकांश नदी जो है अनुवर्ती है। अधिकांश नदी क्या होती है, अनुवर्ती होती है। अब देखिए पूर्ववर्ती और अनुवर्ती क्या है, ठीक है। वैसी नदियां जो हिमालय के पूर्व से, हिमालय के निर्माण के पूर्व से बहते आ रही है उसको पूर्ववर्ती नदी कहा जाता है। जैसे आपका गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, सतलज हो गया, सिंधु हो गई, चार ऐसी नदी है मुख्य रूप से मोटा मोटी देखे तो कि जब से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है उसके पहले से बह रही है। तो जो हिमालय पर्वत के निर्माण से पहले से बह रही है उसको क्या कहा जाता है, पूर्ववर्ती नदी। यही देखें कि जो नदी आपका अनुवर्ती नदी उसको कहा जाता है जो आपके ढाल के हिसाब से बहती है, जिधर इसका ढाल रहेगा उस हिसाब से बहेगी उसको कहा जाएगा अनुवर्ती नदी। इस देखिए जो गोदावरी नदी है तो ढाल के हिसाब से जिधर अधिक ढलान होगा उसी में उसके जल का प्रवाह होगा, तो उसको क्या कहा जाएगा, अनुवर्ती नदी। यही जो आपकी पूर्ववर्ती नदी उसको कहा जाता है कि जो हिमालय के पूर्व से बह रही है, ठीक है। इसके अलावा देखिए आपकी हिमालयन नदी जो होती है ना, जो युवा अवस्था में, अधिकांशतः इसमें की अब पूरा नहीं, अधिकांशतः इसमें जो नदी होती है युवा अवस्था में होती है। इसमें अधिकांशतः जो नदी होती है प्रौढ़ावस्था में होती है। किस अवस्था में होती है, प्रौढ़ावस्था। अब देखिए युवा अवस्था और प्रौढ़ावस्था क्या है, देखिए जिस स्थिति में नदी का पानी बहुत तेजी स्पीड से रफ्तार से चलता है तो उसको क्या कहा जाता है, युवा अवस्था। और युवा अवस्था में नदी का मुख्य काम होता है क्या, नीचे अपर्दन करना। इसमें क्या करते हैं, नदी अपने साथ पर्वत, पहाड़, मिट्टी, सबको तोड़ते फोड़ते, गाछ जो पेड़ होता है उसको तोड़ते लेके स्पीड में आती है और लेके आती है और जहां पे गिरती है मुहाना पे वहां से बहुत विशाल एक डेल्टा क्षेत्र का निर्माण करती है। तो ये भी याद रखेंगे कि अधिकांशतः जो हिमालयन नदी है क्या बनाती है, डेल्टा क्षेत्र का निर्माण करती है। यही जो आपकी प्रौढ़ावस्था की नदियां होती है, प्रौढ़ावस्था में उनका कोई भी तोड़फोड़ नहीं करता है, ब्लड शांत रहता है, आराम से लोग रहता है, ठीक है। तो प्रौढ़ावस्था की जो नदियां होती है इसमें ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, ये एस्चुअरी का निर्माण करती है। ये इसमें एस्चुअरी का निर्माण करने वाली मुख्य नदियां है नर्मदा और ताप्ती। एस्चुअरी का निर्माण करने वाली मुख्य नदी कौन सी है, नर्मदा और ताप्ती। तो याद रखेंगे हिमालयन की अधिकांश नदियां डेल्टा का निर्माण करती है और आपके प्रायद्वीपीय भारत के अधिकांश नदियां किसके निर्माण करती है, एस्चुअरी के निर्माण करती है। इसके अलावा आप लोग याद करेंगे, देखिए ये जो पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, अच्छा क्वेश्चन है, पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा भारत। पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है, सुंदरबन डेल्टा भारत, जो आपके पश्चिम बंगाल में है। और इसका निर्माण किससे होता है, तो इस डेल्टा का निर्माण होता है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मिलने से। किससे होता है, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण होता है गंगा, याद रखिएगा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण होता है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मिलने से। ये डेल्टा कहाँ है, पश्चिम बंगाल में, जहाँ सुंदरी का वृक्ष पाया जाता है, पेड़ पाया जाता है, इसलिए इसका नाम रखा गया है सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। इसके अलावा देखिए ये एस्चुअरी का निर्माण करती है, इसमें आपकी नर्मदा और ताप्ती। देखिए ये जो नदियां अधिकांशतः है ये कहाँ गिरती है, ये नदियां गिरती है बंगाल की खाड़ी में। बंगाल, इसके अलावा इधर की भी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है, लेकिन इसके अलावा जो आपकी नर्मदा और ताप्ती, मोटे तौर पर याद रखिए नर्मदा, ताप्ती, उसके बाद आपकी साबरमती, ये अधिकांश नदियां कहाँ गिरती है, अरब सागर में, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग भारत की नदी को देखते हैं। अब इसमें मैप के हिसाब से देखेंगे थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। देखिए इसको मिटाते हैं, किताब में लिखा देंगे। देखिए अब यहाँ पे आपके ये भारत है, भारत में है नेपाल, यहाँ पे तिब्बत है। कौन सा देश है, तिब्बत। देखिए इस तिब्बत में एक झील है मानसरोवर झील। कौन सा झील है, मानसरोवर झील। इस मानसरोवर झील से एक नदी निकलती है, ठीक है, जिस नदी का नाम है सिंधु नदी। कौन सी नदी, सिंधु नदी। तिब्बत के मानसरोवर झील से सिंधु नदी निकलती है और भारत के जम्मू कश्मीर होते हुए यहाँ आके आपके पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में गिरती है। क्या होते हुए, पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में गिरती है। इसकी टोटल लंबाई है 2880 किलोमीटर। कितना लंबाई है, 2880 किलोमीटर। इस नदी को कहा जाता है सिंधु नदी और ये गिरती कहाँ है, अरब सागर में, और निकलती कहाँ है, तो तिब्बत के मानसरोवर झील से, ठीक है। अब देखिए ये सिंधु नदी जो है इसकी और सहायक नदी है, जैसे झेलम हो गया, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, ये सब किसी सहायक नदी है, सिंधु की सहायक नदी है, ठीक है। अब देखिए तो इसको याद रखिएगा, सिंधु नदी अधिकांशतः पाकिस्तान में बहती है, भारत में थोड़ा सा बहती है। तो इसमें देखिए एक समझौता आप लोग याद रखिएगा कि 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था। पूछेगा सिंधु जल समझौता कब हुआ था, सिंधु जल समझौता,
सिंधु जल समझौता हुआ था आपके 1960 में, ठीक है। और 1960 में सिंधु जल समझौता, उस समय भारत के प्रधानमंत्री यानी तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और उन्हीं की अध्यक्षता में जो समझौता कराया था विश्व बैंक, कौन करवाया था? विश्व बैंक। विश्व बैंक की अध्यक्षता में सिंधु जल समझौता हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच। कब हुआ था? 1960 में। इस समझौता के तहत कहा गया कि सिंधु, झेलम और चिनाब, कौन कौन? सिंधु, झेलम और चिनाब, इस 3 गो नदी का जितना पानी होगा उसके 80% पानी का उपयोग कौन करेगा? भारत करेगा। किसमें कहा गया? तो सिंधु जल समझौता द्वारा। इसके बाद रावी, सतलज और ब्यास, इस 3 गो नदी का अधिकांशतः पानी का 80% पानी का जो उपयोग होगा वो कौन करेगा? पाकिस्तान। तो देखिए सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ, विश्व बैंक की अध्यक्षता में हुआ, उसमें भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इस समझौता में कहा गया कि सिंधु नदी, झेलम नदी और चिनाब नदी का जितना पानी होगा उसके 80% पर किसका अधिकार है? भारत का, और 20% पर किसका अधिकार है? पाकिस्तान पर। इसके अलावा रावी, सतलज और ब्यास, 3 गो नदी है, इसके 80% पानी पर किसका अधिकार है? पाकिस्तान का। और 20% पानी पर किसका अधिकार है? बांग्लादेश का, सॉरी बांग्लादेश, पाकिस्तान का। इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो ये सब सिंधु की, अब देखिए इससे पूछता है कि सिंधु की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो कौन सी है? तो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? चिनाब नदी है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब है। इसके अलावा याद रखेंगे कि आपका जो जम्मू कश्मीर है किस नदी के किनारे है? तो झेलम नदी के किनारे है। झेलम। उसके बाद आपका इससे आता है और क्वेश्चन की दुलहसी परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? तो चिनाब नदी पर बनाया गया। बगलिहार परियोजना किस नदी पर है? चिनाब नदी पर है। उड़ीपन बिजली परियोजना किस नदी पर है? तो चिनाब नदी पर। इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए इसके अलावा देखेंगे यहाँ से, इसे आप इतना याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ उत्तराखंड में एक जगह है गंगोत्री हिमनद, जिसको गोमुख भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गोमुख। यहाँ पे एक गंगोत्री हिमनद, और यहाँ से थोड़ा सा और इसके पूर्वी भाग में आइएगा तो वहीं पर एक और हिमनद है जिसको कहा जाता है सतपथ हिमनद। क्या कहा जाता है? सतपथ हिमनद। तो याद रखिएगा यहाँ पे है आपका गंगोत्री हिमनद, उसके थोड़ा सा और आगे बढ़िएगा तो है सतपथ हिमनद, यहाँ पे यमुनोत्री हिमनद, 3-4 गो यहाँ पे हिमनद है। लेकिन मेनली जिससे हमको क्वेश्चन आता है उसको देखेंगे। देखिए तो इसे गोमुख हिमनद से एक नदी निकलती है, ठीक है। ये गोमुख से यहाँ पे कौन सा है? सतपथ हिमनद, ठीक है। तो सतपथ हिमनद से निकलती है अलकनंदा नदी। कौन सी नदी निकलती है? अलकनंदा नदी। इसके आगे आपके यहाँ पे जो गोमुख हिमनद, यहाँ से निकलती है भागीरथी नदी। कौन सी नदी निकलती है? भागीरथी नदी। और ये जो अलकनंदा और भागीरथी मिल के ही गंगा का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? गंगा का। तो याद रखिएगा कि भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी के मिलने से किस नदी का निर्माण हो जाता है? गंगा नदी। कैसे मोटे तौर पर कहा जाता है कि गंगा नदी है जो उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से निकलती है, ठीक है। लेकिन सही तौर पर देखा जाए तो आपका अलकनंदा और भागीरथी नदी के मिलने से गंगा नदी का निर्माण होता है। गंगा नदी का निर्माण किससे होता है? अलकनंदा और भागीरथी नदी के मिलने से गंगा का निर्माण होता है। अब देखिए यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है कि आपका जो गंगा नदी है और अलकनंदा नदी की उससे कहाँ पे मिलती है? गंगा नदी अलकनंदा नदी से कहाँ पे मिलती है और किस नदी का निर्माण होता है? तो उसको देखते हैं, ठीक है। देखिए आपका भागीरथी जो है, भागीरथी जो है, ठीक है, और अलकनंदा, भागीरथी और अलकनंदा, इसके मिलने से किसका निर्माण होता है? गंगा नदी। इसके मिलने से किसका निर्माण होगा? गंगा नदी का। और देखिए ये जो गंगा नदी का निर्माण होता है तो ये दोनों मिलती कहाँ पे है? ये दोनों मिलती है देवप्रयाग में। कहाँ पे मिलती है? देवप्रयाग। तो ये भी क्वेश्चन याद रखेंगे कि देवप्रयाग में किसको मिलने से गंगा का निर्माण होता है? तो भागीरथी और अलकनंदा, भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा नदी का निर्माण होता है। इसके अलावा और भी प्रयाग आता है, जैसे देवप्रयाग हो गया। इसके बाद याद रखिएगा एक होता है रुद्रप्रयाग। कौन है? रुद्रप्रयाग, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा कर्णप्रयाग। इसके अलावा याद रखिएगा कर्णप्रयाग। इसके अलावा याद रखिएगा और विष्णुप्रयाग। इसके अलावा विष्णुप्रयाग, ठीक है। देखिए तो आपका जो देवप्रयाग है इसमें कौन कौन सी नदी मिलती है? भागीरथी और अलकनंदा। कौन सी? भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से किस नदी का निर्माण होता है? गंगा नदी का निर्माण होता है, ठीक है। इसके अलावा जब आप रुद्रप्रयाग में आइएगा, उसके बाद कर्णप्रयाग, उसके बाद विष्णुप्रयाग, ठीक है। तो देखिए आप रुद्रप्रयाग है, इसमें एक तो अलकनंदा रहती है, एक अलकनंदा नदी रहती है और दूसरा आपकी रहती है मंदाकिनी। दूसरा कौन? मंदाकिनी। तो पूछेगा मंदाकिनी और अलकनंदा कहाँ मिलती है? तो रुद्रप्रयाग में। मंदाकिनी और अलकनंदा कहाँ मिलती है? रुद्रप्रयाग में। इसके अलावा आपका एक हो जाएगा अलकनंदा और दूसरा रहता है पिंडार नदी। अलकनंदा और पिंडार कहाँ मिलती है? तो कर्णप्रयाग में। अलकनंदा नदी और पिंडार नदी कहाँ मिलती है? तो कर्णप्रयाग में। इसके अलावा याद रखिएगा विष्णुप्रयाग। यहाँ पे आपकी मिलती है धौली गंगा नदी। कौन सी नदी? धौली गंगा नदी
धौली गंगा नदी और अलकनंदा नदी, धौली गंगा नदी और अलकनंदा नदी कहाँ पे मिलती है? तो विष्णु प्रयाग में। प्रयाग से भी क्वेश्चन आता है, इसको आपको याद रखना होगा, ठीक है। देखिए देव प्रयाग में मिलती है भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी, इस नदी से किस नदी का निर्माण होता है? गंगा नदी का, ठीक है। और रुद्र प्रयाग में आपका अलकनंदा नदी और मंदाकिनी नदी मिलती है। तो पूछेगा अलकनंदा और मंदाकिनी कहाँ मिलती है? रुद्र प्रयाग में। इसके अलावा आपका अलकनंदा और पिंडार कहाँ पे मिलती है? गण प्रयाग में। इसके अलावा धौली गंगा और अलकनंदा कहाँ मिलती है? तो विष्णु प्रयाग में, ठीक है। अब चलिए इसके बाद जब गंगा नदी है, गंगा नदी का निर्माण हो गया तो गंगा नदी के संदर्भ में जो भी क्वेश्चन आता है उसको देखते हैं, ठीक है। चलिए देखिए जो गंगा नदी है ये भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। गंगा नदी क्या मानता है? भारत का पवित्र नदी। अगर गंगा नदी का पानी कहीं ले जाके रख देते हैं कितना भी दिन तो उसमें कीड़ा नहीं पड़ते हैं। इसका वैज्ञानिक कारण क्या है? कीड़ा नहीं पड़ने का वैज्ञानिक कारण यह है कि गंगा नदी के पानी में बैक्टीरियोफेज विषाणु पाया जाता है। बैक्टीरियोफेज एक प्रकार का ऐसा विषाणु है, वायरस है, जो बेकार प्रकार का जो जीवाणु गंगा नदी के पानी में उत्पन्न होता है तो उसको मार देता है, उसको निष्क्रिय कर देता है। इसलिए उस नदी का पानी में कभी बेकार के जीवाणु नहीं होते हैं, तो ना उसमें दुर्गंध आता है और ना इस नदी का पानी खराब होता है। इसके चलते गंगा नदी के पानी में से क्या रहता है? शुद्ध रहता है। तो उसमें वैज्ञानिक कारण से क्या है? वैज्ञानिक कारण है कि उसमें बैक्टीरियोफेज जीवाणु पाया जाता है। वैज्ञानिक कारण क्या है? बैक्टीरियोफेज जीवाणु पाया जाता है। देखिए अब गंगा नदी के संदर्भ में देखेंगे तो इसको याद रखिए ये भारत की सबसे लंबी नदी है, भारत की सबसे लंबी। देखिए अब इसका सिंधु नदी का 2880 किलोमीटर लंबाई है, लेकिन इससे कम है गंगा नदी का, लेकिन गंगा नदी भारत में अधिक बहती है, ठीक है। ये भारत की सबसे लंबी नदी है। इसका भारत में इसका टोटल लंबाई है 2525 किलोमीटर। अगर बात करें कि गंगा नदी की लंबाई भारत में कितना है तो गंगा नदी की लंबाई भारत में है 2070 किलोमीटर। ये भारत की सबसे पवित्र नदी है, भारत की सबसे पवित्र नदी है। और यहाँ से बात करें तो 2017 में याद रखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है, गंगा प्लस यमुना। 2017 में गंगा और यमुना नदी को उत्तराखंड सरकार द्वारा जीवित मानव का दर्जा दिया गया है। याद रखिएगा, पूछेगा किस दो नदियों को उत्तराखंड के सरकार ने जीवित मानव का दर्जा दिया? ये जो दो नदी है जिंदा मानव है, तो गंगा नदी और यमुना नदी को कौन सरकार दिया है? उत्तराखंड सरकार के हाई कोर्ट द्वारा मतलब दिया गया कि सब जीवित नदी है। इसके अलावा अगर बात करें गंगा नदी को, तो गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया है। गंगा नदी को 2008 में, अब पूछेगा भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? तो 2008 में, ठीक है। इसके अलावा गंगा नदी से याद रखिएगा कि गंगा नदी पूरे अगर बात करें तो भारत के 5 राज्यों से बहती है। कितने राज्यों से बहती है? 5 राज्यों से बहती है। अब देखिए यहाँ से देखेंगे, अब यहाँ पे जो गंगा नदी यहाँ से उत्तराखंड से निकली, ठीक है। उत्तराखंड से आपके आती है कहाँ पे? उत्तराखंड से आएगी आपके उत्तर प्रदेश में। और सबसे अधिक गंगा नदी बहती है किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। उत्तराखंड से कहाँ पे आई? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के आपकी बिजनौर जिला में प्रवेश करती है। कहाँ पे? बिजनौर। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में प्रवेश करती है। और उत्तर प्रदेश को पार करते हुए जब उत्तर प्रदेश को जब बिहार में प्रवेश करती है तो उत्तर प्रदेश का जिसका सबसे अंतिम जिला होता है बलिया जिला। कौन सा जिला? बलिया जिला। तो आपको याद रखना होगा कि जो आपकी गंगा नदी है हरिद्वार के मैदानी भाग में जब पढ़ना प्रारंभ करती है तो उत्तर प्रदेश के सबसे पहले किस जिला में प्रवेश करती है? बिजनौर जिला। उसके बाद निकलती है जाके किस जिला में? तो बलिया जिला में निकल के और बिहार में प्रवेश करती है। इसका याद रखेंगे, आपके उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, 75 जिलों में से 28 जिला को क्रॉस करती है गंगा नदी। पूछेगा कि उत्तर प्रदेश के कितने जिले से गंगा नदी क्रॉस करती है? तो 28 जिला। उत्तर प्रदेश के कितने जिले से गंगा नदी क्रॉस करती है? तो 28 जिला को। इसके अलावा देखिए उत्तर प्रदेश का सबसे इसका पहला जिला जहाँ पे प्रवेश करती है वहां से कौन सा जिला होता है? तो बिजनौर। उसके बाद जब यहाँ से निकलती है वहां पे कौन सा जिला होता है? तो बलिया जिला। इसके बाद जब जाएंगे बिहार में प्रवेश करती है, कहाँ प्रवेश करती है? बिहार में। तो बिहार के चौसा के पास आपके बक्सर जिला में प्रवेश करती है। तो पूछेगा बिहार में गंगा नदी किस जिला में प्रवेश करती है? तो बक्सर जिला में। इसके अलावा निकल कहाँ जाती है? तो निकल जाती है आपके कटिहार में। बिहार में कहाँ से निकल जाती है? कटिहार में। उसके बाद पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है। कहाँ प्रवेश कर जाती है? पश्चिम बंगाल में। इसके अलावा बिहार के आपके 38 जिलों में से 12 गो जिला को क्रॉस करती है। कितने को? 12 गो जिला को। यही बात करें कि आपको उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से 28 जिला को क्रॉस करती है, ठीक है। तो देखिए आपकी गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से मतलब उसका निर्माण हुआ वहां पे। उसके बाद उत्तर प्रदेश के किस जिला में प्रवेश की? सबसे पहले बिजनौर में। उसके बाद कहाँ निकल गई? आपके बलिया में। उसके बाद गंगा जब बिहार में प्रवेश की तो बिहार के किस जिले में सबसे पहले प्रवेश की? बक्सर में। उसके बाद निकली कहाँ पे? तो कटिहार में। कटिहार के बाद कहाँ चल जाती है? थोड़ा सा झारखंड जाती है। उसके बाद पश्चिम बंगाल। थोड़ा सा कहाँ जाती है? झारखंड। उसके बाद जाती है पश्चिम बंगाल। आप पश्चिम बंगाल में जाके आपके बांग्लादेश में जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी। एक क्वेश्चन यहाँ से याद रखिएगा
कि जब गंगा नदी बांग्लादेश में जाती है तो गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी को भारत में गंगा, लेकिन जब गंगा नदी बांग्लादेश में जाती है तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। किस नदी के नाम से जाना जाता है? गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। एक और क्वेश्चन याद रखिएगा कि जब गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा एक साथ मिल के बहता है तो उसको क्या कहा जाता है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र के संयुक्त धारा को मेघना बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मेघना। देखिए यहीं पे आपके यहाँ पे बता देते हैं, यहीं पे मानसरोवर झील से एक और नदी निकलती है जिसको कहा जाता है आपके, कौन नदी है? यह ब्रह्मपुत्र नदी। और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करके असम होते हुए अभी आके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, इस ब्रह्मपुत्र नदी का बात करें तो इस ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है और ये भारत में 960 किलोमीटर बहती है। भारत की सबसे चौड़ी नदी है। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? गंगा नदी, सॉरी ब्रह्मपुत्र नदी। यही अगर बात करें ब्रह्मपुत्र नदी को, तो ब्रह्मपुत्र नदी को आपको तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी जब यहाँ पे तिब्बत में निकलती है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो बोला जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या बोला जाता है? सांगपो। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो बोला जाता है। उसके बाद ये अरुणाचल प्रदेश में आती है तो इसका दिहांग नाम हो जाता है। यहीं पे जब ये अरुणाचल प्रदेश में आती है तो असम में आती है, तो याद रखिएगा असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है जिसका नाम क्या है? विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा का नाम है माजुली, जो कहाँ पे है? असम में है और ब्रह्मपुत्र नदी पर। और सबसे छोटा नदी है, नदी डेल्टा है उमा नदी, जो असम में ही ब्रह्मपुत्र नदी पर जोरहट जिला में ही है दोनों। ठीक है, इसका याद करेंगे कि देखिए अब यहाँ से असम नदी जब बांग्लादेश में गंगा नदी ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? जमुना नदी। किस नाम से जाना जाता है? तो जमुना नदी के नाम से बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नाम से जाना जाता है। और देखिए जब दोनों एक साथ मिल जाती है तो कौन सी क्या बन जाता है? तो मेघना। दोनों के जब धारा गंगा और ब्रह्मपुत्र की जब धारा मिलता है तो उसको मेघना बोला जाता है। ठीक है, अब इसके अलावा देखिए ये नदी होगी थी भारत की सबसे चौड़ी नदी, गंगा क्या थी? भारत की सबसे लंबी नदी। अब देखिए यहाँ पे जो गंगा नदी है तो इसकी सहायक नदियां बहुत सारी है कि मतलब ऊपर से हिमालय नदी इसमें मिलती है। तो गंगा की सहायक नदियों में सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना नदी। पूछेगा गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? यमुना। इसके अलावा पूछेगा भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना। किसकी सहायता करती है? गंगा की, जो उत्तराखंड के यमुनोत्री हिमत से निकल के इलाहाबाद में आके गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, इतना में कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपका यहाँ पे एक है राजस्थान में अरावली की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? अरावली की पहाड़ी। ठीक है, इस अरावली की पहाड़ी से यहाँ पे निकलती है एक नदी, जिस नदी का नाम है लूनी नदी। कौन सी नदी? लूनी नदी। ये अरावली की पहाड़ी से निकलकर और आके कच्छ, गुजरात के कच्छ के रण में गायब हो जाती है। कहाँ गायब होती है? कच्छ के रण में। कहाँ से निकलती है? अरावली पर्वत से। कहाँ गायब होती है? कच्छ के रण में। इस नदी का नाम क्या है? लूनी नदी। इस नदी का नाम क्या है? लूनी नदी। इस लूनी नदी से याद रखिएगा कि भारत की सबसे छोटी नदी है। पूछेगा भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है? लूनी नदी। कहाँ से निकलती है? अरावली पर्वत से। कहाँ गिरती है? कच्छ के रण में। पूछेगा भारत की सबसे अधिक लवणीय नदी कौन सी है? लूनी नदी। भारत की सबसे अधिक लवणीय नदी कौन सी है? लूनी नदी। भारत की सबसे अधिक लवणीय लूनी नदी। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक आपका मध्य प्रदेश के पास अमरकंटक की पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है? अमरकंटक की पहाड़ी। इस अमरकंटक की पहाड़ी से 3 नदी निकलती है और 3 दिशाओं में जाती है। याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है किस नदी किस पहाड़ी से 3 गो नदी निकलती है और तीनों 3 गो दिशा में जाती है। 3 गो नदी निकलती है और तीनों 3 दिशा में जाती है। तो अमरकंटक की पहाड़ी से। कहां से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से। सबसे पहले अगर बात करेंगे तो यहीं से निकलती है नर्मदा नदी। कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी गुजरात होते हुए जाके कहाँ गिर जाती है? अरब सागर में। कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा नदी। देखिए नर्मदा नदी, अब इसे याद रखिए, नर्मदा से आने वाला क्वेश्चन पूछेगा गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? नर्मदा नदी। गुजरात की जीवन रेखा कौन सी है? नर्मदा नदी। इसके अलावा याद रखिएगा कि नर्मदा नदी का अधिकांशतः भाग किस राज्य में बहता है? तो मध्य प्रदेश। नर्मदा नदी का अधिकांशतः भाग किस राज्य में बहता है? मध्य प्रदेश। इसके अलावा याद रखिएगा जो आपकी धुआंधार जलप्रपात, इसके अलावा कपिल धारा जलप्रपात। जलप्रपात किसको कहते हैं? जो पहाड़ से ऊंचाई पर पानी गिरता है। पहाड़ से जब ऊंचाई से पानी गिरता है तो इसी को जलप्रपात बोला जाता है। जब पहाड़ पर ऊंचाई से पानी गिरेगा तो उसको जलप्रपात है। कहीं कोई झरना ही बोलते हैं, उसको नहाने में बड़ी मजा आता है, कभी जाके नहाइएगा। ठीक है, तो जब यहाँ से पानी गिरता है तो उसको क्या बुलाता है? इसको बुलाता है जलप्रपात।
तो नर्मदा नदी पर दो आपको वेरी इंपॉर्टेंट जलप्रपात याद रखिएगा, एक धुआंधार जलप्रपात और एक कपिलधारा जलप्रपात। ये दोनों कहाँ है? नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी निकली कहाँ है? अमरकंटक की पहाड़ी से और जाके गिरी कहाँ है? अरब सागर में। कहाँ जाके गिरी है? अरब सागर में। इसके अलावा यहीं से एक और नदी निकलती है जिस नदी का नाम है महानदी, और ये महानदी यहाँ से निकलती है और निकल के उड़ीसा होते हुए जाकर के आपकी कहाँ गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, महानदी उड़ीसा बंगाल खाड़ी। इस पर देखिए, अब जो महानदी है ये गुजरात, इसका सॉरी गुजरात बोलना है, इसका उड़ीसा में अधिक भाग पहुंचता है महानदी पर। ठीक है, इसका ये देखिए, देखिए यहाँ से एक और नदी निकलती है इस दिशा में, उत्तर दिशा में, और उत्तर दिशा में जा करके आपके गंगा नदी में मिल जाती है। कहाँ जाके मिल जाती है? गंगा नदी में। और जाके यहाँ पे मिलती है तो देखिए क्वेश्चन आता है कि कौन सी ऐसी गंगा की सहायक नदी है जो उत्तर दिशा की ओर से आके मिलती है? गंगा में और कोई नदी उत्तर दिशा से नहीं जाता है, यही आती है, और उत्तर दिशा से जाकर के गंगा मिलती है, यानी उत्तर आपकी उत्तर दक्षिण से उत्तर की तरफ बहती है। गंगा नदी किधर से बहती है? आपके पश्चिम से पूरब के तरफ, और उत्तर के तरफ से जाकर नदी मिलती है, और इस नदी का नाम है सोन नदी। कौन नदी है? सोन नदी। तो पूछेगा कि गंगा नदी में कौन सी नदी, आप गंगा नदी में कौन सी नदी आपके उत्तर से आके मिलती है? तो कौन नदी मिलती है? सोन नदी। इसके अलावा आप याद रखिएगा, देखिए कि अब गंगा और सोन के संगम पर कौन सा शहर बसा है? पटना शहर। गंगा सोन के शहर पर कौन सा संगम है? गंगा और सोन के संगम पर कौन सा शहर बसा है? पटना शहर। ठीक है, इसके अलावा गंगा नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर कौन है? गंगा नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर है कानपुर। गंगा नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कानपुर शहर। ठीक है, तो देखिए ये तीन दिशा में तीन नदी हो गई। यहाँ से एक हो गई कौन? नर्मदा। एक कौन हो गई? नर्मदा। एक कौन हो गई? आपके सोन, और एक कौन हो गई? महानदी। इस तीनों नदियों को आपको याद रखना है। देखिए इसके अलावा यहाँ पे आइएगा महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में, तो इस महाराष्ट्र में एक त्रयंबकम गांव की पहाड़ी है। महाराष्ट्र के गांव है त्रयंबकम। उस पहाड़ी से एक नदी निकलती है जिस नदी का नाम है गोदावरी नदी। इसको क्या है? गोदावरी नदी। ये गोदावरी नदी यहाँ से निकल के और जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ से निकलती है? गोदावरी नदी आपकी जो है निकल जाती है कहाँ से? तो निकलती है महाराष्ट्र के त्रयंबकम गांव की पहाड़ी से और जाके गिरती कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। इस नदी का नाम क्या है? गोदावरी। अब देखिए गोदावरी नदी से याद रखिएगा कि ये दक्षिण भारत या प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है। उसी का प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी या लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी या बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा यहाँ से आप आइए, देखिए अभी नर्मदा नदी थोड़ा सा छूट गया था। अब देखिए नर्मदा नदी के बाद यहाँ पे आपका जो है सतपुरा की पहाड़ी पड़ता है। कौन सी पहाड़ी पड़ता है? सतपुरा रेंज। और सतपुरा रेंज के बाद यहाँ पे एक और नदी बहती है जिस नदी को कहा जाता है ताप्ती नदी। कौन सी नदी? ताप्ती नदी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि सतपुरा, नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच कौन सी पहाड़ी है? नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच कौन सी पहाड़ी है? सतपुरा की पहाड़ी। अब देखिए यहाँ घाट आपके रिक्त घाटी का निर्माण होता है यहाँ पे। ठीक है, दोनों बस नदी बहती है और यहाँ पे सतपुरा रेंज यानी सतपुरा की पहाड़ी। चलिए आगे देखते हैं। गोदावरी नदी हो गया। दक्षिण गोदावरी नदी क्या है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। महाराष्ट्र के त्रयंबकम गांव से पहाड़ी से निकलती है और जाके कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इसके थोड़ा सा और नीचे आइएगा तो यहाँ पे एक है महाबलेश्वर। कौन सी है? महाबलेश्वर। इस महाबलेश्वर से एक नदी निकलती है जिस नदी का नाम है कृष्णा नदी। कौन सी नदी निकलती है? कृष्णा नदी। कृष्णा नदी यहाँ से निकल करके जा करके गिरती है कहाँ पे? तो बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पे गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। अब देखिए इस कृष्णा नदी से क्वेश्चन आपको याद रखना है कि आपका अलमाटी बांध किस नदी पर बनाया गया है? अलमाटी बांध किस नदी बनाया गया है? कृष्णा नदी पर। अलमाटी बांध किस नदी पर बनाया गया है? कृष्णा नदी पर। इसके अलावा आपको याद रखना है, देखिए कि कृष्णा जो नदी है, कृष्णा नदी अब यहाँ अलमाटी बांध का निर्माण करती है और इसका अधिक भाग मध्य प्रदेश में बहता है, कुछ कर्नाटक में, और जाके कहाँ पे गिर जाती है? सॉरी मध्य प्रदेश बोल रहे हैं, आंध्र प्रदेश में, और जाके कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। इसके नीचे आइएगा, कहीं से इसके नीचे कावेरी नदी है। कावेरी नदी जो है ये भी निकलती है और जाके कहाँ गिरती है? इसके नीचे से कहाँ गिरती है? तो जाके गिरती है बंगाल की खाड़ी में। अब कावेरी नदी से क्वेश्चन एक ही बार बार आता है कि आपका कावेरी जल विवाद किस दो नदियों के बीच में है? कावेरी जल विवाद किन दो नदियों के बीच में है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु। कावेरी जल विवाद किन दो नदियों के बीच में है? कर्नाटक और तमिलनाडु। देखिए कर्नाटक से निकल के तमिलनाडु में जाती है, तो इसलिए कहा जाए कि कावेरी नदी का जो पानी है, इसके पानी को लेकर के दो राज्यों में झगड़ा रहता है, जिसका नाम है एक कर्नाटक और दूसरा तमिलनाडु। इसके अलावा आपको याद रखना है इसके नीचे और बड़ी जैसे आपकी पेन्नार नदी है, इसके सबसे नीचे दक्षिण भारत की सबसे नदी जो है आपकी बैगई नदी है। बैगई नदी किनारे मदुरई शहर बसा है। तो पूछेगा सबसे दक्षिण भारत की सबसे दक्षिण भारत की नदी कौन सी है? तो बैगई नदी। सबसे भारत के दक्षिण में कौन सी नदी स्थित है? तो बैगई नदी। चलिए इसमें इतना रहने देते हैं।
चलो एक बार आप लोग को रिवीजन करा देते हैं, बंद करिए भाई। देखो